एग्जाम्पल नंबर 6 की एक हेडिंग लिखी हुई है, राइट ऑफ रिटर्न। कभी आपने मुझसे वर्ड सुने हैं सेल और रिटर्न बेसिस? आज सुन लिए सर। इससे पहले कि हम ये एग्जाम्पल स्टार्ट करें, थोड़ा सा जरा पहले इंडिविजुअली सोचना था। एक वर्ड यूज होता है सेल और रिटर्न बेसिस। चीजें बेची जाती हैं, सेल और रिटर्न बेसिस पे क्या मतलब? मोबाइल्स की एग्जांपल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट रहेगी। कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर सपोज है सैमसंग, चलो देन जिन शॉप से आप परचेज करते हैं वो शॉप्स रिटेल शॉप्स कहलाती हैं। तो एक रिटेलर है तो फिर आप कस्टमर। लेट्स अज्यूम सैमसंग वालों ने कोई मोबाइल का नया मॉडल लॉन्च किया। सैमसंग वालों ने मोबाइल का कोई नया मॉडल बना के लॉन्च किया है। अब डेफिनेटली ये जो मोबाइल्स हैं ये सेल होने हैं रिटेलर्स के थ्रू कस्टमर्स को। मीन्स से सैमसंग वाले रिटेलर्स के पास रखवाएंगे और फिर कस्टमर रिटेलर्स के पास आके लेके जाएंगे। अब मोबाइल नया है, रिटेलर सपोज रिलक्टेंट है कि पता नहीं ये मॉडल हम लेके रख लें, कस्टमर इसे खरीदें या ना खरीदें। तो सपोज रिटेलर ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि हम ये मोबाइल परचेज करके अपने पास रखें और बाद में हम बेचें। लेकिन सैमसंग वालों ने कहा डरे ना, आप ये मोबाइल रख लें। हमने इंशाल्लाह एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलानी है कि कस्टमर ने भागते नहीं, बाई एयर इंशाल्लाह आपके पास आना। हाँ लेकिन आप डर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप रख लें। बिक गए तो ठीक है, ना बिके तो रिटर्न कर दीजिएगा। तो मैन्युफैक्चरर के एंगल से देखें, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? वो कह रहा है मेरे मोबाइल्स रख लें, मींस वो डिस्पैच कर रहा है, लेकिन किस कंडीशन में कि अगर ना बिके तो रिटर्न कर दीजिएगा। इस स्टोरी को कहते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। मींस कोई फॉर एग्जांपल सप्लायर है, वो अपनी चीजें रखवा रहा है और कह रहा है अगर ना बिके तो मुझे वापस कर दीजिएगा। आपसे जो हेल्प चाहिए मुझे इस वक्त, आप ये बताइए मैन्युफैक्चरर सैमसंग अपनी सेल कब रिकॉर्ड करे? मेरा तो ख्याल है जैसे डिस्पैच की सेल रिकॉर्ड करना। कब तक वेट करे? जब तक कौन किसको ना बेच दे। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन एक छोटी सी ये भी हो सकती है। एक तो ये है ना कि अनलिमिटेड टाइम है, रख लें, बिकेंगे तो ठीक है वरना वापस कर दीजिएगा। लेकिन सेकंड ये कि सम टाइम ये भी होता है बीच में के साथ कोई 1-2 महीने का टाइम पीरियड भी रख दिया जाता है कि अगर ना बिके तो विद इन फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर दीजिएगा। इन अदर वर्ड्स अगर 1 महीने के अंदर अंदर वापस ना आए तो फिर एज अ मैन्युफैक्चरर आप ये अज्यूम कर लेंगे कि अब तो बिक ही गए हैं। तो इस केस में मैन्युफैक्चरर को अपनी सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए जब रिटेलर कस्टमर को मोबाइल्स बेच दे या टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न एक्सपायर हो जाए, विच एवर इज लेटर या विच एवर इज अर्लियर। अगर उसने भिजवाए और अगले दिन ही रिटेलर ने कॉल करके कहा मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिक गए हैं, तो सारी सेल रिकॉर्ड कर ले। लेकिन अगर 1 महीने का टाइम पीरियड था और 1 महीने के अंदर अंदर उसने नहीं बताया कि बिके हैं या नहीं बिके, तो एट द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि राइट ऑफ रिटर्न खत्म हो गया, तो फिर एट द एंड ऑफ द मंथ मैन्युफैक्चरर अपनी सेल रिकॉर्ड कर लेगा चाहे अभी आगे नहीं भी बिके। तो कब सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए? हाँ, when the retailer has sold the goods to the customer or time period of return is expired, whichever is earlier या later। earlier का मतलब अगर अगले दिन ही बिक गए सारी सेल रिकॉर्ड कर ले, और अगर महीने बाद भी उसने नहीं बताया कि बिके या नहीं बिके, तो फिर महीने बाद अगर उसने टाइम रखा हुआ था
तो महीने बाद अपनी सेल रिकॉर्ड कर ले, उसके चाहे फिर 15 दिन बाद बिके, 20 दिन बाद बिके, ना बिके। अब एक सेकंड के लिए फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 1000 मोबाइल्स डिलीवर हुए, 1000 यूनिट्स ऑफ मोबाइल डिलीवर किए गए हैं, डिस्पैच हुए हैं, पहुंचाए गए हैं। ईयर एंड आ गया और ईयर एंड पे सपोज 100 मोबाइल अभी भी रिटेलर के पास पड़े हैं और टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न अभी एक्सपायर नहीं हुआ। कितने भेजे हैं? सपोज 1000, उनमें से 900 सपोज सेल हो गए, तो 900 की सेल फिर रिकॉर्ड कर ली होगी मैन्युफैक्चरर ने। 100 मोबाइल्स अभी अनसोल्ड पड़े हैं रिटेलर के पास और टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न अभी एक्सपायर नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ध्यान में लाएं। ये जो 100 मोबाइल्स हैं किसका स्टॉक है? नहीं 1000 तो मेरा ख्याल अब 1000 की बहस है या 100 की बहस है? 1000 में से 900 की सेल हो गई है, तो 900 की सेल रिकॉर्ड करके आपने 900 मोबाइल्स की कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड कर ली होगी। जो 100 मोबाइल्स अब बचे हुए रिटेलर के पास, क्या वो रिटेलर के स्टॉक में अपीयर होने चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, या ईयर एंड पे मैन्युफैक्चरर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपीयर होने चाहिए? हैं किसके जो कहां पड़े? ये स्टॉक विद रिटेलर है, स्टॉक विद रिटेलर है। तो जो 100 मोबाइल्स बचे हुए हैं फिजिकली कहां पड़े हैं? रिटेलर के पास, लेकिन हैं किसके? मैन्युफैक्चरर अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन 100 मोबाइल्स को अपनी कॉस्ट पे रखेगा या अपनी सेल प्राइस पे रखेगा? अपनी कॉस्ट पे ही रखेगा। चीजें सेल प्राइस पे कब आती हैं? जब सेल हो जाती हैं, और जब सेल होंगी तब कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करेंगे। इट मींस अगर ईयर एंड आ गया है तो जो अनसोल्ड मोबाइल्स पड़े हैं रिटेलर के पास वो स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरर ही है। मैन्युफैक्चरर का अपना फिजिकल स्टॉक भी हो सकता है, अपने प्रेमिसेस में, स्टोर रूम में अपने मोबाइल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्लस किया जाएगा स्टॉक ऑफ रिटेलर, स्टॉक विद थर्ड पार्टी, वो भी उसी का स्टॉक है लेकिन फिजिकली उसके पास नहीं पड़ा, तो एट कॉस्ट ही मैयर होगा। हाँ, अगर उसकी एनआरबी कम हो जाएगी तो लॉ ऑफ कॉस्ट एनआरबी का प्रिंसिपल IS2 के मुताबिक अप्लाई होगा। सेलिंग प्राइस पे चीजें कब जाती हैं? जब वो सेल हो जाती हैं। कुछ वर्ड्स क्लियर हो गया मेरे प्लीज? अब इस थोड़े से बैकग्राउंड का ध्यान में रख के एग्जाम्पल नंबर 6 में और छोटी सी हमने फिर एक वेरिएशन पढ़नी। ये मेरा ख्याल पहले एग्जाम्पल पढ़ना, ये एग्जाम्पल 6, 7, उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो ये लिख लीजिएगा। अच्छा, ये सिनेरियोज टफ इंग्लिश में होते हैं और आपको पता है एग्जामिनर भी सिनेरियोज में आपकी इंग्लिश का ठीक ठाक इम्तिहान लेता है, तो मैं अपनी यकीनन कोशिश करूंगा, लेकिन आपने मेरा साथ देना है। एन एंटिटी वर्ड जब भी आएगा इन एग्जाम्पल्स में तो हमारा ध्यान किधर रहना चाहिए? हम सेलर हैं। एन एंटिटी एंटर्स इनटू 100 कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। इन एग्जांपल्स में फिगर्स बहुत इजी से हैं, मेन हमारा मकसद कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स द सेल ऑफ वन प्रोडक्ट। तो अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट्स भी कितनी हो जाएंगी? 100, और फॉर 100 रुपीज, ये रुपीज 100 है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द सेल ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर रुपीज 100, इसके ऊपर रुपीज लिख रहे हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जी? हर कॉन्ट्रैक्ट में कितनी प्रोडक्ट्स हैं? एक प्रोडक्ट कितने की बेच रहे हैं? ब्रैकेट में है इसके नेक्स्ट लाइन में 100 टोटल प्रोडक्ट्स हैं, 100 सेल प्राइस है, और देयरफॉर 10,000 टोटल मुआवजा है, कंसिडरेशन। कैश इज रिसीव्ड व्हेन कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट ट्रांसफर्स, इसको अंडरलाइन करना। एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस। सेलर की ये बिजनेस प्रैक्टिस है कस्टमर्स के साथ, इज टू अलाउ अ कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज्ड प्रोडक्ट विद इन 30 days एंड रिसीव अ फुल रिफंड। अच्छा, एक छोटी सी वेरिएशन शायद और भी है, ये ब्रैकेट में बल्कि एग्जांपल 6 की ब्रैकेट में लिखा होता है सेल और रिटर्न के साथ एक सेल और। अच्छा, एक सिचुएशन तो ये है कि चीजें आपने बिकवानी है आगे, तो फिर तो जब आगे बिकेंगी तब अपनी सेल रिकॉर्ड करेंगे। एक ये भी हो सकता है कि आपका कोई कस्टमर है, वो आपके पास आया और वो रिलेक्टेंट है कि आपकी चीज खरीदे, आपकी चीजें नहीं है सपोज, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, कहता पता नहीं क्या निकले बाद में यार, तो अपनी का रिलैक्स होकर ले जाए, इस्तेमाल करके देख लें, टेस्ट करके देख लें। अगर आप अप्रूव करेंगे कि आपको पसंद आ गई हैं
तो ठीक है, वरना वापस कर दिएगा। तो इसको फिर ब्रैकेट में पढ़े जरा क्या वर्ड्स लिखे हुए थे, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या होगी, चीजें आपने दे दी हैं, कस्टमर को दे दी हैं, और कस्टमर ने अभी उसे टेस्ट करना है या चेक करना है, और साथ अगर चेक करने के बाद उसे अच्छा ना लगे चीजें, तो वो रिटर्न करने का राइट रखता है। इसमें और सेल और रिटर्न बेसिस में क्या फर्क है, वहां शायद उसने आगे बेचनी है और यहाँ उसने इस्तेमाल तो खुद ही करनी है, लेकिन स्टिल ही हैज अ राइट टू रिटर्न द अनयूज्ड प्रोडक्ट्स अगर उसे वो अच्छी ना लगे। अब डेफिनेटली ये चीज तभी होता है नॉर्मली जब आपकी कोई नई प्रोडक्ट हो और कस्टमर्स अभी उससे यूज टू ना हो और वो रिलेक्टेंट हो कि पता नहीं ये अल्टीमेटली क्या बने, मैं ऐसे पैसे दे दूं और बाद में मेरे पैसे जाया हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि अगर पढ़े सेकंड लाइन, एंटिटीज कस्टमर बिजनेस प्रैक्टिसेस टू अलाउ कस्टमर टू रिटर्न एनी, ये मेरे ख्याल सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के टाइप्स लग रही है। अनयूज्ड प्रोडक्ट विद इन 30 डेज, और वो क्या कर सकता है, ठीक है यहां तक। द एंटिटीज कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज, हमारी अपनी कितनी कॉस्ट आई है 60, और हम बेच कितने पे रहे हैं 100। ये एक नजर पढ़ लें पैराग्राफ फर्स्ट, कोई कंफ्यूजन। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में कब सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए, when either the goods have been approved by the customer or time period of return is expired, whichever is the case। अब ये तो नहीं होगा इस्तेमाल कर लें 50 साल के बाद, कोई ना कोई टाइम तो आपने रखा होगा ना, 10 15 20 दिन मैक्सिमम। तो प्लीज सेंटेंस बोलें जी, either the goods are approved by customer or time period of return is expired, which is early। थोड़ा सा ही मतलब शायद कॉन्सेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, सवाए किसके कि आपने सेल और रिटर्न बेसिस में जिसको बेची है उसने आगे बेचनी है। तो उस केस में वर्ड्स क्या था, व्हेन आइदर द गुड्स आर सोल्ड बाय रिटेलर टू द कस्टमर और टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न एक्सपायर्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। तो यहाँ अगर आगे नहीं बेचनी तो अप्रूव्ड बाय कस्टमर और टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न इज एक्सपायर्ड, ठीक है। अब असूलन जितना हमने पढ़ा यहाँ तक, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके मुताबिक जो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये कब सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए, पढ़ के यार। अब सिनेरियो आपके सामने आ गया ना यार, प्लीज। कितने दिन दिए जा रहे हैं 30 डेज, कब होना चाहिए, या अप्रूव कर दे या 30 डेज गुजर जाए। लेकिन अब एक वेरिएशन आ रही है, कंसंट्रेट करने जरा फुल। बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज अ कस्टमर टू रिटर्न द प्रोडक्ट्स, the consideration received from customer is variable। फर्स्ट पैराग्राफ में जाएं, कंसिडरेशन की अमाउंट बताएं 10,000। क्या इस 10,000 में चेंज आ सकता है अगर कस्टमर्स ने रिटर्न कर दी चीजें, तो इसलिए भी ये वेरिएबल है। ये सेंटेंस अंडरलाइन करें, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज अ कस्टमर टू रिटर्न द प्रोडक्ट्स, द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इज, इसमें चेंज आ सकता है सर। ये मिल तो शायद गया है, जरा ढूंढने जरा कहीं, मिल तो गया है 10,000, लेकिन क्या इसमें तब्दीली आ सकती है। देन वो कहता है टू एस्टिमेट द वेरिएबल कंसिडरेशन। अब ये 10,000 वेरिएबल हो गया, फिर अब इसको एस्टिमेट करना कि इसमें से कितना हमारा हो जाएगा। to estimate the variable consideration to which the entity will be entitled, the entity decided to use the अंडरलाइन वर्ड्स करें एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। बिल्कुल रिलैक्स रहना, वर्ड्स बड़े नए नए आ रहे हैं, इंशाल्लाह इजी निकल आना इनमें। ये क्लियर है प्लीज, ये कंसिडरेशन वेरिएबल है। रीजन 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 चेंज हो सकती है, हो सकता है पूरा 10,000 ही हो सकता है कुछ गुड्स वापस आ जाएं जिससे ये चेंज हो जाए। तो अब फिर यहाँ एक्सपेक्टेशंस की बेस पे, प्रोबेबिलिटीज की बेस पे कुछ वर्किंग की जाती है कि कितने पैसे अल्टीमेटली रिटर्न, जितने पैसे वापस करने पड़ेंगे और कितने हमारे हो जाएंगे। उसके लिए एक तरीका क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। वो क्या होता है अभी आगे पढ़ूंगा। बिकॉज इट इज अ मेथड दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बेटर predict the amount of consideration to which it will be entitled using the underline next word expected value method। the entity estimates that 97 products will not be returned। अब हमारा अंदाजा ये है based on probability analysis, based on expected value analysis कि 97 प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं होंगी। कितनी बेची हैं
100 में से इसका मतलब हमारा अंदाजा कितनी रिटर्न नहीं हो जाएंगी। आगे चलें। द एंटिटी कंक्लूड्स दैट इट इज हाईली प्रोबेबल that a significant reversal in the cumulative amount of revenue का मतलब total amount of revenue, total amount of revenue recognized 9700 कैसे बना रहा है 97 into 100 साथ साथ में रहना प्लीज, एक्सप्लेन होती जाएंगी चीजें, रिलैक्स रहिएगा जरा। The entity concludes, दोबारा से शुरू करें, that it is highly probable that a significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized will not occur as the uncertainty is resolved. What is uncertainty? Uncertainty है इसमें, कितनी चीजें वापस आएंगी कितनी वापस नहीं आएंगी। अब ये जो पैराग्राफ मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट इस सारी स्टोरी का ये है कि ये स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बेस पे ये जितनी प्रोडक्ट्स रिटर्न होने का चांस नहीं है उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, रादर देन कि आप वेट करें कि 30 दिन गुजरे या वो अप्रूवल करे, आप एस्टिमेटेड बेसिस पे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी दिन जिस दिन गुड्स डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है साथ ही कि ये हाईली प्रोबेबल हो कि बाद में आपको ये सेल वाला रेवेन्यू रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि अभी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में हमें सिग्निफिकेंट चांस है कि वापस रिवर्स करना पड़ेगा, तो फिर आप ये रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो या तो अप्रूव कर दे या टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न एक्सपायर हो जाए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस, अगर ये पहली दफा का इवेंट नहीं है, हिस्ट्री आपके सामने है और आप एक रीजनेबल अंदाजा जो लगाते हैं वो तकरीबन ठीक होता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो ये स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि जैसे ही डिस्पैच करें अपनी वर्किंग करें और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बेस पे जितनी प्रोडक्ट सेल होने का चांस है उतना रेवेन्यू इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लें, रादर देन किसका वेट करें, अप्रूवल हो, टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न एक्सपायर हो। लेकिन अगर आपका सपोज बिजनेस नहीं है और आपके पास अभी हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है और अभी आप सही कंक्लूड करने की पोजीशन में नहीं है, तो देन फिर आपको कब तक ही वेट करना चाहिए, जब तक अप्रूवल ना हो जाए और राइट ऑफ रिटर्न एक्सपायर ना हो जाए। अब जरा मेरी ये बातें ध्यान में रख के अगर आप सेकंड पैराग्राफ से दोबारा शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट अलाउज अ कस्टमर टू रिटर्न द प्रोडक्ट्स, consideration received from the customer is variable. To estimate the variable consideration to which the entity will be entitled, entity ने क्या डिसाइड किया, expected value method, एक और भी होता है वो इंशाल्लाह भी आगे आएगा। Because it is the amount, it is a method that the entity expects to better predict the amount of consideration to which it will be entitled. उसका ख्याल है कि ये मेथड बेहतर रहेगा। अच्छा, ये सिनेरियोज हैं, कोई क्वेश्चंस आंसर फॉर्म में नहीं है, एक सिनेरियो डिस्कस हो रहा है। तो यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एंटिटी ने फिर एस्टिमेट किया कि 97 प्रोडक्ट्स विल नॉट बी रिटर्न, और नेक्स्ट फिर अब आपको ये बताया जा रहा है एंटिटी कंक्लूड्स दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे विल not occur as the uncertainty is resolved, that is 30 days के पीरियड में इंशाल्लाह हमारा ये अंदाजा है इसमें कोई खास डिफरेंस आने का चांस नहीं है। अगर ये सब कुछ हो गया है तब आप क्या कर सकते हैं, 97 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैं जरा बात पूरी करता हूँ, विद एंट्रीज बताता हूँ। अभी नेक्स्ट लाइन पढ़े जरा। एंटिटी एस्टिमेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द प्रोडक्ट विल बी इमटेरियल मींस इनसिग्निफिकेंट, immaterial, material, immaterial means insignificant। मटीरियल क्या होता है, मटीरियल में स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, इमटेरियल चीजें वैसे ही बहस में नहीं आती। द एंटिटी हमारा अंदाजा है कि कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द प्रोडक्ट्स विल बी इमटेरियल एंड एक्सपेक्ट्स दैट द रिटर्न गुड्स कैन बी, मतलब गुड्स अगर वापस आ भी गई तो इंशाल्लाह हम किसी और को भेज देंगे, तो कोई वो इशू नहीं कि हमें फेंकनी पड़ेंगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि हमें शायद फेंकनी पड़े, किसी और ने इसने नहीं यूज करनी है, तो उस केस में शायद फिर लॉस वगैरह भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब यहाँ तक जितनी बातें हुई हैं उसमें जरा नेक्स्ट लाइन एक अंडरलाइन करने, उसके नीचे पे जो लिखा पहले हम उसको एंट्रीज फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। अपॉन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ 100 प्रोडक्ट्स द एंटिटी डज नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द
3 प्रोडक्ट्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। अब पूरी स्टोरी क्या है, एक सेकंड जरा बोर्ड पे जरा देखें, फर्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। At the time of dispatch, at the time of dispatch, कितने पैसे मिले आपको? At the time of dispatch, एंट्री करवाएं। कैश डेबिट नहीं, एक मिनट, कितना कितना प्लीज प्लीज अपना अपना प्लीज। कैश 10,000। What is the estimate of the entry based on expected value method? How many products inshallah will not be sold? पर 97 into 100 कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया? क्या हमें इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन द रेवेन्यू नहीं होगा? हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया किस वक्त ही? एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। जब बाकी 300 है, ये 300 बाकी बना कैसे? 3 प्रोडक्ट्स इनटू 100। इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है कि ये पैसे रिफंड करने पड़ने, तो इसके अगेंस्ट क्या क्रेडिट होना चाहिए? ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। ये इसे क्या कहूं, रिफंड लायबिलिटी भी कह सकते हैं। ये शायद एडवांस फ्रॉम कस्टमर है अगर सोचें आप। कितने पैसे मिले हैं, इंशाल्लाह कितने कमा लेंगे, और बाकी कमा लेंगे ये वापस करने पड़ेंगे। फिलहाल लग रहा है कि वापस करने पड़ेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि एंड में हमारा ये एस्टिमेट चेंज हो जाए, फिर उसे प्रोस्पेक्टिवली देखेंगे। तो एक रिफंड लायबिलिटी वर्ड है, क्या मतलब रिफंड लायबिलिटी? हमारा इस वक्त अंदाजा यही कि शायद ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। साथ ही फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कंसंट्रेट कंसंट्रेट, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 60 ढूंढना जरा। क्या कॉस्ट ऑफ सेल भी साथ रिकॉर्ड होगी? कितने की? लेकिन कंसंट्रेट करें, कैलकुलेटर पकड़ें। 97 इंटू 60, 100 इंटू 60 क्यों नहीं? क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स वापस आ जानी है। तो 97 इंटू 60 कितना बना प्लीज? कितना बना? 5820। कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड हुई। रिलैक्स होकर मेरे वर्ड सुने अगले। स्टॉक क्रेडिट, स्टॉक कितना गया हमसे? तो पूरा मतलब पूरा भाईजान, पूरा 100 इंटू 60, 6000। अब ये एंट्री कैसे बैलेंस करेंगे? डिफरेंस लें जरा, डिफरेंस कितना है इसमें? 180 मींस 3 प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है। ये 3 प्रोडक्ट्स पड़ी कहाँ होंगी अगर डिस्पैच हो गई? लेकिन क्या ये हमारे अंदाजे के मुताबिक हमारी ही है जो उसके पास पड़ी है? तो इसके साथ वर्ड आ जाएंगे स्टॉक, स्टॉक विद कस्टमर। स्टॉक इन हैंड तो नहीं है, किस गरीब के हैंड में? हमारे पास नहीं, अभी किसके पास है? ये स्टॉक इन हैंड क्रेडिट हुआ है। हमारे पास जो पड़ी थी चीजें उसमें से कितनी कमी हुई है? जो हमारे पास चीजें पड़ी थी उनमें से कितनी कमी हुई है? उसमें से तो 100 कम हुई है। 6000 की चीजें हमसे निकली हैं, 6000 कॉस्ट की चीजें हमसे निकली हैं। इंशाल्लाह उसमें से कितनी बिक जाएंगी, बिक गई हैं, बल्कि हमारे अंदाजे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 97 बिक गई हैं। बाकी जो 3 रह गई हैं वो हमारी ही हैं, लेकिन कहाँ है? स्टॉक विद कस्टमर। ठीक है सर? ठीक है सर। अब अगर फॉर एग्जांपल 30 डेज में बाकी रिटर्न हो जाए या बाकी रिटर्न ना हो, फिर क्या होगा वो इंशाल्लाह मैं भी बात कर लेता हूं। यहां तक अगर आप लेफ्ट साइड पर जगह बना के, जितना जहां ABC लिखा है वही मैंने एंट्रीज फॉर्म में लिखा है, जरा अगर कोशिश करने इर्द गिर्द भी बन सकती कोई जगह, या पेज के नीचे इर्द गिर्द ही लेकिन बनाइएगा जब ये सिनेरियो रिवाइज करें, ताकि एंट्री जरा याद आ रही। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या मेरा माल जी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम रिकॉर्ड ही ना करें। नहीं मौलाना आप सही कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही आपकी बात है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये हरगिज नहीं कहता है कि इनकम रिकॉर्ड ना करें। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो पहले थोड़ी देर के लिए 1 मिनट रुकें, पहली जगह वहां रुकें। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि क्रेडिट सेल कभी भी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप रीजनेबली सर्टन होता है, ये प्रोबेबल होता है कि इंशाल्लाह ये कस्टमर पैसे दे देगा, तो आप रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेते हैं। मिले नहीं होते
लेकिन अगर डाउट ना हो तो आप रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर ये लग रहा है कि ये नहीं मिलेंगे तो वो मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया। अगर आपकी हिस्ट्री आपके साथ है, आपके अंदाजे आपको पता है कि तकरीबन ठीक होते हैं, उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं आता, तो चीजें डिलीवर होने से फिर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है और देयरफॉर फिर सेल रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। लेकिन अभी अगर आपके एस्टिमेट्स सही नहीं है, नया बिजनेस है, तभी आप देखिएगा एग्जांपल नंबर 7 में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम वही करेंगे जो आप कह रहे हैं। तो रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट वाली भी एंट्री होती है, लेकिन वो उसी वक्त होती है अगर प्रोबेबल हो कि इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर डाउट हो तो फिर यकीनन इनकम रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट डजंट मींस कि कैश आएगा तो इनकम बनाएंगे, अक्रूवल बेसिस पे इनकम बन जाती है। ठीक है, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने साथ दिए मेरा। हमें ऑनलाइन स्टूडेंट मत कंसिडर किया जाए। अभी इंशाल्लाह एक डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लिए। लेट्स अज्यूम 30 दिन या 30 दिनों के अंदर अंदर ये वाकई 3 प्रोडक्ट्स वापस आ जाएं, एंट्री बताएं। रिफंड लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, नंबर 1 तो हम कैश वापस करेंगे, लेकिन नंबर 2 एक और काम करना पड़ेगा। दूसरी एंट्री में देखना स्टॉक इन हैंड डेबिट और स्टॉक विद कस्टमर क्रेडिट। फर्ज करें 3 प्रोडक्ट्स भी उसने रखनी, उसे बहुत अच्छी लगी। अब ये भी हो सकता है 2 वापस आ गई, एक उसने रखनी। तो लेट्स अज्यूम तीनों अगर उसने रख ली, उसने वापस ना की, तो फिर आप क्या एंट्री करेंगे? रिफंड लायबिलिटी डेबिट और सेल क्रेडिट, और साथ ही फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड स्टॉक विद कस्टमर क्रेडिट। इन अदर वर्ड्स एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग जो शायद हमने यहाँ डिस्कस की है कि अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेड वैल्यूज बेसिस पे आपका अंदाजा ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन है और फिर ये प्रोबेबल है कि इंशाल्लाह वो रिवर्स नहीं होगा, तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बेस पे भी अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, छोटी सी एक वेरिएशन, पहले एग्जांपल नंबर 7 साथ मिला लें, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नीचे अगर आपने पढ़ना तो एबीसी में वही लिखा हुआ था जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। रेवेन्यू कितना बनाएंगे जी? 9700। रिफंड लायबिलिटी कितनी बनाएंगे? और एक वो कहता है 180 का एसेट बनाएंगे, वही एसेट स्टॉक विद कस्टमर जैसा मैंने कहा।